नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत में एक अखिल भारतीय कारण आयोग होना चाहिए जो चुनावों के बाद हार और जीत के कारणों की समीक्षा करे और कम से कम 10 कारणों को आधिकारिक रूप से जारी करे। ऐसे किसी कारण आयोग के अभाव में किसी भी चुनाव के बाद हार और जीत के कारणों की समीक्षा को लीपापोती कहने वालों से मुझे तकलीफ होती है। जो राजनीतिक दल अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं वो हार के कारणों को लेकर ईमानदार नहीं होंगे। यह बात मैं दावे से तभी कह सकूंगा जब मुझे अखिल भारतीय कारण आयोग का चेयरमैन बनाया जाएगा। लोकसभा में हार के कारणों की समीक्षा अगर लालू यादव और नीतीश कुमार ने ना की होती तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोबारा से गले नहीं मिलते। तब इनकी हार का कारण अलग लड़ना था। 2014 में मोदी लहर के अलावा बीजेपी का रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलना जीत का कारण बताया गया। अब वही पासवान और कुशवाहा बीजेपी की हार के कारण बताए जा रहे हैं। उस वक्त अगर बीजेपी जीत के कारणों की समीक्षा करती तो पता चलता कि मोदी लहर का लाभ कहीं इन दलों को तो नहीं मिल गया। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन के सहयोगी ने अपना वोट ठीक से एक दूसरे को ट्रांसफर किया। पासवान, कुशवाहा और मांझी ने अपना वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया या इनका वोट ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का वोट इन दलों को ट्रांसफर ही नहीं हुआ। लोकसभा में कुछ तो एक दूसरे का ट्रांसफर हुआ होगा, तभी तो अकेले दम पर बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने पासवान और कुशवाहा को मंत्री बनाया। हार और जीत के कारणों में रैलियों और सभाओं के योगदान का भी मूल्यांकन होना चाहिए। मोदी युग की रैलियां विपक्ष में दहशत पैदा करने की रणनीति का हिस्सा लगती हैं। फिर भी दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक भी बड़ी रैली नहीं की, वो 67 सीट जीत गए। लेकिन बीजेपी रैलियों की भव्यता की रणनीति पर कायम रही, बल्कि इसमें दुनिया भर के स्टेडियम और ऑडिटोरियम को भी शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कामयाबी का प्रतीक बन गई। जिमी जीप कैमरा, मोदी मोदी के नारे और जैन सैलाब का फैलाव। बिहार में हर रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा से भी ज्यादा भीड़ इस बार देख रहा हूं। जहां तक नजर दौड़ाता हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव चुनाव भर सफाई देते रहे कि वो रैली नहीं कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, इसलिए लोग कम हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव की सभाएं देसी अंदाज में हो रही थीं। मंच साधारण होता था और जनता के करीब। विधानसभा के किसी खास क्षेत्र में होने के कारण आसपास के लोगों से भी मैदान भर जाता था। बहुत कम जगहों पर बड़ी संख्या में बसें दिखीं, मगर प्रधानमंत्री मोदी की हर सभा में बस, बोलेरो और स्कॉर्पियो की तादाद देखने लायक होती थी। जाहिर है लाए गए लोग भी होंगे ताकि भीड़ से यह संदेश जाए कि जनता बीजेपी के साथ है। समस्तीपुर की रैली में इतनी भीड़ थी कि मुझे लगा कि बीजेपी या एनडीए को बिहार में 200 सीटें आएंगी, मगर समस्तीपुर जिले की 10 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी। प्रधानमंत्री की किसी भी सभा की तस्वीर निकालकर देखिए, वो कैमरे के क्लोजअप में नजदीक तो दिखते हैं, मगर उनका मंच इतना बड़ा बनाया जाता था और जनता से इतना दूर होता था कि उन्हें देखने के लिए आई भीड़ जी भर के देख भी नहीं पाती थी। वक्ता और श्रोता में बहुत दूरी ज्यादा होने लगी। दावे के साथ नहीं कह सकता कि यही दूरी लोकसभा के समय थी या नहीं, लेकिन तब माहौल अलग था। नरेंद्र मोदी को सुनने के साथ साथ देखने का जुनून भी था लोगों में। हमारे साथ एक खास मेहमान है सार्थक बागची। सार्थक नीदरलैंड के लाइडन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में वोट के लिए लोगों को कैसे प्रभावित किया जाता है, इस पर एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। सार्थक ने समस्तीपुर में 15 दिन बिताया। नीतीश कुमार, अमित शाह और प्रधानमंत्री की रैली को देखा और उसके बाद वहीं के किसी गांव में जाकर उसके असर का आकलन किया। क्या वाकई चुनाव प्रबंधन से ही जीता जा सकता है? पटना में भी लालू प्रसाद के पोस्टर कहीं कहीं नजर आए। पूरे पटना में बीजेपी और नीतीश कुमार के पोस्टर छाए रहे। कोतवाली थाना और आयकर चौराहे के पास लालू के 2 ही पोस्टर नजर आए। कांग्रेस का तो कहीं नजर भी नहीं आया। ऐसा नहीं लगा ही नहीं होगा, मगर जब भी पोस्टर दिखा या तो बीजेपी का दिखा या नीतीश कुमार का। लालू यादव ने जरूर ट्वीट करने वालों की एक टीम बना ली थी, मगर उनके वोटर स्मार्टफोन वाले नहीं थे। दिल्ली में बैठे हम लोग मान चुके थे कि मतदाता वही है जिसके पास स्मार्टफोन है, जो प्राइम टाइम देखता है। अगर चुनाव प्रबंधन से ही जीता जा सकता है तो लालू यादव को कैसे सबसे अधिक सीटें आ गईं? बीजेपी और उसके सहयोगियों के 2 दर्जन हेलीकॉप्टर उड़ते रहे बिहार में। बीजेपी 53 सीट ही जीत सकी। लालू यादव एक ही हेलीकॉप्टर से 101 सीटों पर लड़े और 80 सीट ले आए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 71 सीटें मिली हैं। यह सही है कि प्रशांत किशोर की टीम ने लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए साझा प्रबंध का इंतजाम किया, लेकिन प्रबंधन के मामले में फिर भी बीजेपी की टीम भारी थी। सोशल मीडिया कहा जा रहा है। महागठबंधन का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे ट्विटर पर 2 लाख लोग फॉलो करते हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर 1,59,00,000 लोग फॉलो करते हैं। अगर ठीक मैंने मिलियन को लाख में ट्रांसलेट किया है तो लालू यादव के फॉलोअर की संख्या 1,61,000 है। नीतीश कुमार के फॉलोअर की संख्या मात्र 1,35,000 है।
संख्या के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी लालू यादव मिलकर भी प्रधानमंत्री से मुकाबला नहीं कर सकते, मगर इन दोनों नेताओं ने अपनी बातों से खूब जवाब दिया, बल्कि पहले ट्वीट कर बीजेपी के नेताओं को जवाब देने के लिए मजबूर भी किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के समय मैंने एक चीज देखी थी, कांग्रेस के नेता जिस वक्त किसी दोपहर में रैली करते थे, आरोप लगाते थे और दिल्ली लौट जाते थे, नरेंद्र मोदी उस रैली की तमाम बातों को उसी दिन शाम की सभाओं में जवाब देते रहते थे। लेकिन इस बार यही रणनीति नीतीश कुमार ने अपनाई। प्रधानमंत्री की तरफ से आरोप आया नहीं कि नीतीश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एसएमएस आ जाता था, लालू यादव का ट्वीट आता था, रियल टाइम में दोनों नेता प्रधानमंत्री से लड़ रहे थे। चैनलों पर नीतीश कुमार और लालू यादव का ट्वीट भी फ्लैश होने लगा। बिहार चुनाव ने क्या चुनाव प्रबंधन शाही खर्च का मिथक तोड़ दिया है या फिर से कोई ऐसा नया मिथक बना दिया है? हम आज उन पत्रकारों के साथ हैं जो बिहार चुनाव को कवर कर रहे थे। उन्होंने इन सब तरकीबों के बीच मतदाताओं को किस तरह से बदलते देखा, क्या उन्हें कोई नया बिहार नजर आ रहा है जिसकी जयकार चुनावों के बाद हो रही है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ वंदिता मिश्रा है, नेशनल ओपिनियन एडिटर इंडियन एक्सप्रेस की, प्रशांत झा हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स, जेपी यादव हैं, असिस्टेंट एडिटर टेलीग्राफ, और सार्थक बागची जो हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के। सार्थक, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, बहुत लोग की ये इच्छा हो रही थी कि इतनी सभाएं हो रही हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में 243 सीटों के लिए, और रैलियां हो रही हैं। एक ज़रूरी चीज़ है रैली, हम सब मानते हैं, लेकिन क्या आप रैली में गए हुए लोग और वहाँ के आसपास की जो सोसाइटी है उसमें किसी तरह का कनेक्शन देख पा रहे थे? रवि जी, आपकी बात का जवाब मैं एक लाइन के तौर पे शुरू करना चाहूंगा। जो मैंने देखा था समस्तीपुर में, बीजेपी की एक और मोडस ऑपरेंडी थी, बाइक रैलियां बहुत निकाल रही थी बीजेपी के उम्मीदवार। और मैं एक जगह पे बैठा था जहां पे चाय पे ऐसे लोगों के साथ बैठ के बातें हो रही थी, तो वो लोग बता रहे थे कि जैसे ही बाइक में एक 200 ऑलमोस्ट 200 के करीब बाइक निकली बीजेपी की रैली में और बहुत धूल उड़ाते हुए गांव के क्षेत्र में वो लोग चले गए। तो मैंने पूछा कि इसका कुछ असर बनता है या धूल से हवा बनता है? तो उन्होंने कह रहे कि नहीं, ये तो धूल सिर्फ आंखों में झोंक के चले गए हैं। आप दलितों की बस्ती में धूल उड़ाइएगा तो बाइक रैली निकालिएगा तो वो शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, उसका नेगेटिव मैसेज जाता है। और इसी आकलन से मैंने देखा कि ये पूरा जो कैंपेन था, जो एक इंडस्ट्रियल प्रिसीजन के साथ में हेलीकॉप्टर आके और इस तरह से एक बड़ी क्राउड को एक आप मोबिलाइज करके लेके जा रहे थे बसों में, बोलेरो में, जैसे आपने कहा, और उसका एक पूरा टर्न अराउंड होते हुए ये लास्ट के 1.5 महीनों में देखा गया है बिहार में स्पेशली। और इसी से ये साबित होता है कि आप कहां पे किस टैक्टिक को लगा रहे हैं। मैंने एक पीस भी लिखा था हिंदू सेंटर के लिए कि द बेसिक डिफरेंस जो था आपका महागठबंधन और बीजेपी की रैलीज में, कि बीजेपी की रैलीज थोड़ी मैकेनिकल लगती थी, जिस तरह से उसका इवेंट मैनेजमेंट स्केल पे होता था, और ये जो गठबंधन की रैलीज थी इसका एक ऑर्गेनिक था कि लोग अपने आप साइकिल पे चल के जा रहे। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे पैसा नहीं खर्च किया गया है, यहाँ पे बोलेरो भी आई है, पर ज्यादातर लोग जो है क्योंकि स्थानीय क्षेत्रों में होते थे, लोकल्स होते थे, तो वो दौड़ दौड़ के आ गए थे। साइकिल देखे, जैसे हेलीकॉप्टर देखा वैसे ही आ गए। पर बीजेपी की रैलीज में लोगों को पहले से सुबह से इकट्ठा करके लेके जाना है, उनको फिर खाना देना है। मैं खुद भी 3 ऐसी रैलीज अटेंड कर चुका हूं और लोगों के साथ जा चुका हूं बोलेरो में बैठ के, और बीच में रैली के पहुंचने के पहले वो लोग रुकते हैं, खाना बांटा जाता है, उस हिसाब से पूरा ये तामझाम उस हिसाब से बनाया जाता है। और इसी को देख के लगा मुझे आपने क्या देखा जब किसी रैली से नेता लौट कर जा रहे हैं उस बोलेरो में, क्या उस रैली का कोई असर होता है या वो भूल जाते हैं? फिर ज्यादा असर नहीं होता है। ये बेसिकली एक एक्सकर्शन के टाइप का होता है, और अगले दिन अगले वाली रैली की बात होती है कि अब क्या होगा, आगे क्या करना है। पर इसका उतना ज्यादा, क्योंकि देखिए एक चीज है, मोदी की रैली के स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने 3 मोदी की रैली अटेंड की, उसके बाद मैं थक गया था, तो मैं जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इट वॉज गेटिंग रिपीटेटिव और कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था। एक हुजूम आ रहा था लोगों का, जनरली एक जो मैं कह रहा था कि एक लंपेंट यूथ का क्राउड था। आपने भी देखा होगा समस्तीपुर में, मैंने गया में, भागलपुर में देखा था, लाखों की संख्या में लोग आ रहे थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, 5-6 अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे। इनफैक्ट 2 जगह पे मैंने देखा कि अलग स्टेट से भी आ रहे थे। भागलपुर की रैली में झारखंड से लोग आए थे और तिरहुत कमिश्नरी में एक रैली में यूपी से बसेज आई थी, तो अलग स्टेट से भी लोग आ रहे थे। पर जनरली हो क्या रहा था कि
जैसे ही मोदी बोलना शुरू करते थे तो लोगों ने अब देख लिया है, तो एक बड़ा तबका जो था निकलना शुरू करता था, क्योंकि उनको पहले ही अंदेशा हो जाता था कि अब भीड़ होने वाली है, अब निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर अब नहीं निकले तो मोदी का रैली को जिस तरह से यूज किया जाता था कि मैसेज उसका कन्वे हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है कि क्योंकि काफी एक बड़ा तबका जो पहले से आने में जुटा था और वो जाने में जुटा था, तो ये वो इसी में उलझ के रह गया, और क्या मैसेज था वो उसका, उससे कुछ सरोकार नहीं है। हाँ, अटेंडेंस लगा दिया हमने, हम आए थे। वंदिता, आप और भीतर गई होंगी, गांव देहातों में गई होंगी। अरुण जेटली बार बार बोल रहे हैं कि कैमरे का सॉफ्ट कॉर्नर था नीतीश कुमार के लिए। अब मैं बार बार कहता हूं कि कोई एक जुडिशियल कमीशन बना के बिल्कुल इसका एक मेजरमेंट करना चाहिए कि किस नेता का टीवी पे ज़्यादा प्रसारण हुआ, और आना चाहिए। मतलब कैसे हुआ एक अलग है, वो सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन कितना हुआ क्वांटिटी का तो एक आना ही चाहिए। क्योंकि इस तरह से कभी हम कहते हैं कि बीजेपी का ज़्यादा कवरेज होता है या नीतीश का ज़्यादा होता है, ये बात धारणा में रह जाती है। लेकिन क्या आपको लगा कि टेलीविजन बिहार को मतदाता में उसकी पहुंच है या उसको प्रभावित कर रहा है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बिहार अराउंड आई थिंक 90% रूरल है आज भी, 10% अर्बनाइजेशन है, 10 to 13%। तो कितने ही गांव में मैं गई, मैंने इनफैक्ट इस बार मेरी कोशिश ये थी, मैं किसी रैली में नहीं गई, मैंने किसी लीडर से भी किसी कैंपेन को चेज नहीं किया। मैं गांव में गई और मैंने देखा कितने ही गांव में जहां पे टीवी शायद एक है एक टोले में, या फिर पूरे गांव में 2-3 टीवी हैं, वहां पे मतलब जिस तरह की बातचीत हो रही थी जिसमें नीतीश कुमार सेंटर में थे एकदम। मुझे इस इलेक्शन में एक सबसे बड़ी नई बात ये लगी, क्योंकि मैंने पहले भी इलेक्शन कवर किए हैं और मैंने बिहार के भी पहले किए हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो मैंने इस बार देखा कि वोटर, अगर आप पूछें कि आपके लिए सरकार ने कुछ किया है क्या, 2 टर्म नीतीश रहे, उन्होंने कुछ किया, तो लोग गिनती करते थे कि ये उनका देन है, ये उनका देन है, ये उनका। इंडियन वोटर जनरली अगर आप पूछें कि आपको कुछ मिला तो वो बोलेंगे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको और चाहिए, और ये स्वाभाविक भी है। पर मुझे लगा कि कुछ इस बार अलग हुआ है, जिससे नीतीश के जो सपोर्टर्स थे या जिनको स्टेट ने टच किया उनके 2 टर्म्स में, उन्होंने गिनती, मतलब कितने ही गांव में मुझे गिनती दी लोगों ने कि मुझे, हमारी लड़कियां स्कूल साइकिल पे जाती हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, उनको पोशाक मिलती है, और औरतें, मतलब ये एक नई चीज और मैंने देखी। मैं औरत हूं तो शायद इस वजह से मुझे एक एडवांटेज था कि मैं जहां आदमियों का हुजूम होता था उससे थोड़ा अलग जाके, जहां औरतें थी वहां भी बात करती। मैं इस वजह से बात नहीं कर पाया कि जहां भी गया मर्दों ने मुझे घेर लिया तो बहुत झुंझलाहट होती थी, और वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है औरत का बोलने के लिए। पर मैं कई ऐसे ग्रुप्स में गई जहां केवल औरतें या ज्यादा औरतें थी, और मैं नहीं भूल पाऊंगी कितनी औरतों ने मुझे इस तरह से बोला कि हम लोग ठंडी हवा हमको लगी, हम ठंडी हवा की सांस ले पाए नीतीश जी की सरकार में, हम लोग बाहर जा पाए क्योंकि गुंडे अंदर कर दिए गए, हम लोग बाहर निकल पाए क्योंकि तो जो बीजेपी डरा रही थी लालू यादव के कारण नहीं, वो लोग कहते थे कि पहले था लालू जी के टाइम में बदमाशी बढ़ी। औरतें कहती हैं, हर ग्रुप में ये लोग बोलते हैं, बैकवर्ड कास्ट का कोई ना कोई एक आदमी जरूर खड़ा के बोलता है कि लालू जी आवाज दिए, पर औरतों में ऐसे कम लोग हैं। औरतों में ज्यादा आपको यही सुनने को मिलेगा कि बदमाशी बढ़ी थी लालू जी के टाइम में, पर नीतीश जी बदमाशों को परे कर दिए, और हम लोग पहली बार ठंडी हवा में सांस लिए। इस तरह की बात मैंने बहुत बार सुनी। उन लोगों में कभी आपने ये एक्सप्लोर किया या असर किया, जो मीडिया कैंपेन चलता है बिहार के, अब वहां लोग ज्यादातर अखबार लोग पढ़ते हुए मिलते थे, कि उससे प्रभावित हैं, रोज बदलती हुई रणनीतियों से, इन बयानों से? उसका मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगी कि इतना जो डिस्कनेक्ट है, जो क्योंकि कहा जाता है कि मिडिल क्लास का जो रीच है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है टू इट्स नंबर्स, मतलब उसके नंबर्स थोड़े होंगे पर उनका प्रभाव ज्यादा है। ये बिहार में आज तक नहीं ऐसा है। ये जो मोहन भागवत की बात जो है कि उन्होंने बोल दिया, जो आरक्षण की बात की, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, ये बात इतनी पटना में बढ़ी, इतनी दिल्ली में बढ़ी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं 6 डिस्ट्रिक्ट गई थी, मैं आपको मतलब सीधे सीधे बोल सकती हूँ कि 90 to 95% लोगों ने सुनी ही नहीं थी ये बात। वो लोग जानते नहीं थे कि मोहन भागवत कौन है, और अगर जानते भी थे तो मैं उनसे ये पूछती थी कि क्या आपको, एटलीस्ट मोहन भागवत को छोड़ दीजिए, क्या आपको पता है कि प्रश्न चिन्ह लगा है आरक्षण पर? नहीं,
जो थोड़े लोग जानते भी थे उनसे ज्यादातर मुझे जवाब यही मिला कि कोई भी आरक्षण ले नहीं सकता क्योंकि ये तो संविधान में है। संविधान में। पर ये जो इतनी बड़ी बात यहाँ पे हुई, मतलब मैं नहीं सोचती हूँ कि जैसा जो मैंने देखा है, जितना समय जवाब देने में, आरोप लगाने में इन लोगों ने खर्च किया, जनता ने शायद उससे कुछ भी गेन नहीं किया। अगर नीतीश कुमार जीते हैं तो वो इसलिए नहीं कि मोहन भागवत ने बैकवर्ड फॉरवर्ड पोलराइजेशन किया। उस जाल में फंस गई बीजेपी भी, जैसे बीजेपी अपने जाल में इन्हें फंसाती होगी। प्रशांत, थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं कि अखबारों का रोल, अब ठीक है कि आप अंग्रेजी अखबार से हैं, आज सब कोई आप अंग्रेजी अखबार से हैं, जानबूझ के मैंने ये चयन किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ जो अखबारों का जो रोल है उसकी तो पहुँच नहीं थी जो ग्रामीण इलाकों के वोटर हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत बार विज्ञापन बीजेपी ने अखबारों में मुकेश साहनी के ऊपर दिया, फ्रंट पेज के बड़े बड़े अखबार को, कि अपने नेताओं से कहीं ज़्यादा 4 दिन 5 दिन, मुझे ऐसा लगा। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा चुनाव का जो एक भौकाल गढ़ा जाता है, मतलब देशी शब्दों में, ये रणनीति का और मीडिया कैंपेन का, उससे वो सिपिन करता है, जाता है, मतदाता के मन को बदलता है, या वो स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, अपने तरीके से एक दूसरे से पूछ के डिसाइड कर रहा होता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया का तो असर काफ़ी सीमित रहता है, और वो एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, गठबंधन ने एडवर्टीजमेंट्स प्रिंट मीडिया में दिए नहीं या बहुत कम दिए होंगे, तो उसका प्रभाव भाजपा ने ओवर एस्टिमेट किया। पर ये मुझे ज़रूर लगता है कि वनिता जी ने बिल्कुल सही कहा कि 90% इस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से ही बिहार रूरल है, पर बिहार में जागरूकता बहुत है, और वो जागरूकता करंट इवेंट्स के बारे में भी काफ़ी है, और ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। ये जो मोबाइल फ़ोन की आपने भी शुरू में चर्चा की, आपने गाँवों में देखा होगा डाउनलोडिंग दुकान है, टीवी हर जगह पहुँचा हुआ है, तो इतना ज़रूर है कि मैं पूर्णिया के गाँव, किसी अदालत के सामने जो टाइपराइटर लेके लोग होते हैं, उसी तरह से डाउनलोडिंग दुकानें, खोमचे लगे हुए हैं, डाउनलोड खोमचे लगे हुए हैं। समस्तीपुर के स्टेशन के बगल में तो ऐसे 10-15 खोमचे लगे हुए हैं जो गाना डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल, और उससे ये होता है कि, और टीवी से भी ये होता है कि अगर कल रात को कुछ हुआ हो और उन्होंने खबरों में देखा हो, तो अगले सुबह उसके बारे में चाय दुकान पे चर्चा होती है। मैं पूर्णिया के एक गाँव में था, और वो मुसलमान बाहुल्य गाँव था, और उसके एक दिन पहले इंजीनियर रशीद के साथ ये घटना, वो लिपापोती हुई थी, और दोपहर में यही बात हो रही थी वहाँ पे कि देखिए भाजपा के कारण ये हो रही है, और डिस्कोर्स इस तरह चल रहा है। तो एक जो नेशनल इवेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए वोटर चॉइस जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और उसमें बहुत जानना चाहते हैं कि आप लोग भीतर पहुंच के क्या देख रहे थे? ये तो बाहर से गढ़ा जा रहा था, क्या वैसा ही हो रहा था, या लोग भी उसको दोनों की तरफ से, या नीतीश कुमार की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहे थे? वो अपने आसपास की रियलिटी को, जैसे वंदिता ने कहा कि गिना रहे थे कि लोग ये किया, उसको देख के डिसाइड कर रहे थे, या कैंपेन को देख के डिसाइड कर? मुझे लगता है दोनों बात थी। बिल्कुल सही वनिता जी ने कहा कि जो फैक्टर्स उनके जीवन में जिससे असर पड़ता है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है वोटर के लिए, और फंडामेंटल चेंजेस नीतीश जी लाए हैं उनके जिंदगी में, जिसके कारण उन्होंने वोट किया। ये असंतुष्टि भी थी, तो असंतुष्टि इस बात की थी कि देखिए शिक्षा तो बढ़ी, वो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, पर शिक्षा का स्तर घटा, वो खाना खाने जाते हैं पर प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। पर बात ये थी कि नीतीश जी ने शिक्षा तो दिया, क्या हम नीतीश जी पे विश्वास करें कि शिक्षा का स्तर वही बढ़ाएंगे, या हम मोदी जी पे विश्वास करें जो ना तो ये राज्य चलाने वाले हैं, ना उनका कोई परफॉर्मेंस केंद्र में बहुत कुछ उन्होंने 1.5 साल में किया है। तो एक इनडिफरेंट परफॉर्मेंस और एक टेस्टेड परफॉर्मेंस के बीच में लड़ाई हो गई थी, और लोगों ने सेफ खेला और एक टेस्टेड प्लेयर को समर्थन किया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मोबाइल फोन सच है कि हर जगह पहुंचा। मैं तो कॉल ड्रॉप से परेशान था, कहीं 2 मिनट बात नहीं कर पा रहा था लोगों से। पर ये जरूरी नहीं है कि लोग मोबाइल फोन पे न्यूज फॉलो करते हैं, ये जरूरी नहीं है। मोबाइल फोन हर जगह है, वो गाना डाउनलोड करते हैं ज्यादातर, वो भोजपुरी का। तो ये जो डिबेट्स जो इंग्लिश मीडिया को एकदम घेरे हुए थी, ये जरूरी नहीं है कि वो गाँव में मोबाइल फोन होने पे भी ऐसा नहीं है कि वो उससे जुड़ेगा। जेपी बहुत देखिए, अभी रिजल्ट आ गया है, तो हम इसको कहते हैं कि एक सेकुलर है, ये जनादेश है, लोकतंत्र के लिए एक नई आवाज आई है। तो ये सब ऊपर का विश्लेषण है, जरूरी विश्लेषण जरूर है। दिल्ली में बैठे लोगों ने इस मैंडेट को अपने लिए राहत की सांस ली, जिन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार में राहत की जगह नहीं है। जो विरोधी, एक तरह से बीजेपी उन्हें अपना एंटी बीजेपी कह सकती है, जो कि एंटी बीजेपी नहीं होना चाहिए किसी को, उसके हिसाब से। मैं ये जानना चाहता हूं कि जमीन पे आप देख रहे थे कि मतदाता अपनी पहचान जाति के आधार पर फॉर्म कर रहा था, बना रहा था,
या फिर किसी राज्य की दिशा के लेवल पे वो सोच रहा था? वो क्या कर रहा था? वो एक मतदाता है, वो पहले से जो जात का बना हुआ था वही मजबूत हो रहा था उसके भीतर। अगर भूमियार है तो भूमियार बन रहा था, यादव है तो यादव बन रहा था, या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बन रहा था। देखिए, जात एक हकीकत है और बिहार में खासकर हकीकत है, और जाति काम कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यादवों का एन ब्लॉक और कहें हम कि पूरी वोट ट्रांसफ़र हुआ है, वोट गया है इस महागठबंधन के पीछे, तो उसमें जाति एक बिल्कुल कारण है। लेकिन जात के अलावा और एक फैक्टर काम कर रहा था, जो कि इतना बड़ा मैंडेट आया है कि इसमें परफॉर्मेंस भी एक था। नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा वो एक अजीब था कि लोग 10 साल के बाद किसी चीफ मिनिस्टर की इतनी पॉपुलैरिटी हो, ये बड़ा मैंने आश्चर्य करता है। मैं इसके पहले मध्य प्रदेश में गया था, कुछ उसी तरह का शिवराज सिंह के लिए पॉपुलैरिटी थी, उनकी पहचान थी। हमको उससे भी ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए लगा। आफ्टर 10 ईयर्स मैं जब बिहार जाने वाला था तो मैं सोच के जा रहा था कि नीतीश कुमार को कहीं कहीं गाली सुनने को मिलेगी हमको, कि लोग गाली देंगे कि ये क्या जीतन राम मांझी को लाया, क्या किया, बीजेपी से तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया बिहार को। लेकिन उसके पूरे उससे परे हमको उनके लिए बड़ा ही सुनने को मिल रही थी कि ये काम किया, सोशल वेलफेयर स्कीम जैसा वंदिता बता रही थी। तो ये दोनों मिलके, आपको लगता है कि ये जो मैंडेट है वो जातिवादी मैंडेट है, जिसमें मैं नहीं लोग लिख रहा है, या बीजेपी भी विरोधी भी कह रहे हैं कि जात के लोग एक साथ हो गए हैं? जात ने एक रोल प्ले किया, लेकिन जात ही सिर्फ नहीं था। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ कास्ट पर ही वोट पड़े हैं। कास्ट के परे भी मैंने बहुत ऊंची जाति के लोगों और से बाकी मिला। जो छोटी जातियां थीं, जो खुदरा खुदरी जो जातियां थी जिनकी संख्या कम है, वो अपने आप को कैसे देख रही थी कि अगर ठीक है कि यादव यहाँ जमा हो रहे हैं, अपर कास्ट वहाँ जमा हो रहे हैं, मुसलमान इनके साथ आ रहे हैं, उनका क्या था? वो किस पैमाने से इससे जुड़ रही थी या उससे जुड़ रही थी? नहीं, उनका पैमाना हम समझते थे, जो मेरी समझ है कि छोटी जो ईबीसी जो बोलते हैं हम, उनके लिए नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस ही वो जोड़ के रखा। वो जाति नहीं था। नहीं, जाति वैसा नहीं था उनके लिए। कुछ अब किसी को एससी बना दिया, किसी को इस खाने में डाल दिया, लगा दिया, किसी को विकास मित्र लगा दिया। लेकिन इन जनरल उनके लिए बीजेपी में एक नेचुरल अट्रैक्शन, वो अपने को बीजेपी से नेचुरली जोड़ नहीं पाते हैं। वो यहाँ बताया जा रहा था कि वो नेचुरली बीजेपी से जोड़ेंगे यादवों के भय से, या फिर ये यादवों का भय कहीं कहीं था, बिल्कुल था। लेकिन एक उसमें मैंने वो ज़्यादा खोजबीन करने की कोशिश की, क्यों, मैंने यादवों का डर था क्योंकि 15 साल यादव राज और वो सब बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार पे हमें भरोसा है, नीतीश पे भरोसा है। तो दैट एक परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिला है। रवीश जी, बस मैं ये कहना चाहता था कि जातीय, जो आज भाजपा कह रहा है कि ये जातीय वर्डिक्ट है और हम विकास के लिए लड़ रहे थे, बात यह है कि दोनों साइड ने कास्ट कार्ड खेला। भाजपा ने भी तो जातीय सभा किया, भाजपा भी तो बैकवर्ड में पेनिट्रेशन करना चाहता था। सम्राट अशोक की जाति तो पहली बार पता चला। जब भाजपा ने कहा कि पिछड़ों से रिजर्वेशन लेके दूसरे कम्युनिटी को दिया जाएगा, तो वो कास्ट कार्ड भी खेल रहे थे और कम्युनल कार्ड भी खेल रहे थे। तो जब आपका कास्ट कार्ड काम नहीं किया, तो आप कह रहे हैं कि जातीय ब्रेक लेंगे। आज दिवाली के कारण ब्रेक ज्यादा है। अच्छा है हमारे लिए। दिनारा में गया था तो मैं बीजेपी के दफ्तर पे खड़ा था, तो बहुत देर तक जेडीयू के कार्यकर्ता ने देखा कि वो चले आए और कहा कि आप सिर्फ इन्हीं लोगों से बात करेंगे क्या? तो मैंने बताया कि मेरा ये पैटर्न है कि मैं एक जगह एक ही तरह के लोगों से बात करता हूँ। तो वो उस भीड़ में आ गए। मैंने कहा कि ये तो रोहू मछली है, हम पोठिया मछली हैं। तो उस आदमी का साहस देखिए। भीड़ वहाँ पर नौजवान कार्यकर्ताओं की 50 बीजेपी के लोग लड़के थे, और वहाँ पर एक जेडीयू का कार्यकर्ता अकेले आके जो बताया, मैं अपने दर्शकों को पहले वो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप जरूरत समझें तो वो भी मैं बताऊंगा। इसमें नंबर की बात है। पोठिया छोटी मछली है, रोहू बड़ी मछली है। देखिए वो क्या कहता है। बीजेपी की तरह रोहू है, हम लोग की तरफ पोठिया है, तो पोठिया जीत जाएगा। 1 किलो का रोहू गिनिएगा तो ये 10 पीस होगा। एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा है। बीजेपी की तरफ रोहू है, रोहू है हमारे तरफ। मछली के प्रकार है। पोठिया छोटी मछली, हाँ छोटी मछली 1 किलो, रोहू बड़ी मछली, बड़ी मछली उसमें 10 पीस होगा 1 किलो में। हम लोग 1 किलो अगर खरीदेंगे तो 50 होगा। तो वही हाल है, इन लोग रोहू है, हम लोग। गजब। एक सेकंड, इन्होंने जो बताया है, क्या बढ़िया मुहावरा बताया। अभी आपने टिप्पणी दीजिएगा तो मैं दर्शकों को भी बता दूं। इन्होंने बीजेपी और महागठबंधन के वोट को रोहू मछली और पोठिया मछली से तुलना की है। तो रोहू मछली से कहने का इनका तात्पर्य है कि एक मछली, उसमें 10 बड़ी बड़ी पीस हो सकती है खाने के लिए, लेकिन पोठिया मछली जो है वो 1 किलो में 50 पोठिया मछली हो सकती है।
और इसमें 1 किलो रोहू में 10 पीस हो सकता हाँ। है। तो ये बता रहे हैं कि इनके तरफ वोट ज्यादा है, पोठिया मतलब ईबीसी एमबीसी तरह तरह से। लेकिन अब आप जरा सा जवाब दीजिए, मुहावरा कम है आप लोग के पास? नहीं नहीं, मुहावरे की बात नहीं है, लोगों की सोच छोटी है इसलिए छोटी ही बात सोचेंगे। पोठिया सोचे है ना? जी हाँ, ये ताड़ हैं और हम बरगद के वृक्ष हैं हाँ। जो सबको छांव देने की ये व्यवस्था रखते ताड़ हैं। है, sorry, ये ताड़ है, आप बरगद हैं। जी हाँ, ये अच्छा है। दरअसल सोच उसकी बड़ी थी जिसने, और उसके सोच का दायरा ज्यादा बड़ा था, लेकिन मुहावरे में बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा उस्ताद थे, लेकिन इस बार जवाब देने में चूक गए। पोठिया और रोहू का जवाब ताड़ और बरगद से नहीं दिया जा सकता था। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं फिर लौट के।